हेलो माय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। सीपीसी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। वी हैव टू रीड द सेक्शन 26 along with the order 4. So this is lecture number 17, and before the earlier in lectures, in total 16 lectures we have covered. In those lectures we have understood that where we have to institute the suit. आपको सबसे पहले अपना सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट करना है ये आपने अभी तक सीखा। सेक्शन 15 में कि लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट में जाना है। देन यू हैव टू अंडरस्टूड फ्रॉम सेक्शन 16 to 20 to decide the jurisdiction of the territorial jurisdiction of the suit. You can raise objection on that being a defendant, and you will be barred to bring any further suit in 21A for the place of suing. From 22 to 25 you have observed the provision of transfer of suit from one civil court to another court, including 24 and 25. 24 the power of district court and the high court, and 25 the power of supreme court. And in 25 you have seen the supreme court also can impose the fine of 2000 rupees if your application is vexatious. So यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई? नहीं, उतना बेसिक अब नहीं जाएंगे हम। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमारा तो जो मुकदमा है वो फाइल हो जाना चाहिए, लेकिन अब सूट इंस्टीट्यूट करना है तो उसका तरीका क्या होगा, कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हमें सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 दो प्रोविजन दिए गए हैं। सो एक बार सेक्शन 26 को आप देख लीजिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट्स कहता क्या है ये? सब सेक्शन 1 कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, यानी कि सूट कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है? प्लेंट को प्रेजेंट करके, और जहां और मिले आपको क्या बनाना है? सर्कल बनाना है। इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इट मीन्स सूट कैन बी फाइल्ड बाय टू वेज, ईदर by presentation of the plaint or by the any other manner provided by any law. Subsection 2 कहता है कि in every plaint fact shall be proved by affidavit, जो कि आपका 1999 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया। एंड इसमें प्रोवाइजो दिया गया है कि जो एफिडेविट होगा वो इन द फॉर्म एज प्रेस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर 6 ऑफ द रूल 15A, यानी कि रूल आपका जो ऑर्डर 6 है ये प्लीडिंग से रिलेटेड बात करता है। अब आपके सामने कुछ वर्ड्स आ गए जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो सूट, हालांकि इसमें हम पहले भी बात करते हैं कि सूट का मतलब क्या होता है, प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, प्लेंट का मतलब क्या होता है, एंड अदर प्रोविजंस। सो बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें समझना क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूट की। यू मेक ए हेडिंग सूट। अब देखो, सूट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले भी कि, और कमेंट में अगर कोई केस लिखते कि किस केस में कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था तो बड़ी खुशी मिलेगी हम लोगों को। वेरी गुड, हंसराज केस। पूरा केस याद है? चलो कोई बात नहीं, लिख लीजिए केस हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी। मैं लिख देता हूं, हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी। आपका ये ट्रेमवे, वहां पे ना ट्रेम चलती थी, ट्रेमवे कंपनी लिमिटेड, AIR 1933 प्रीवी काउंसिल। सो प्रीवी काउंसिल हैज एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन सूट। लेकिन अब सीपीसी में देखेंगे तो क्या सीपीसी में कहीं भी ये टर्म डिफाइन है? नो, सूट इज नो वेयर डिफाइंड इन सीपीसी। तो प्रीवी काउंसिल ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया था हम वो देख लेते हैं। व्हाट प्रीवी काउंसिल हैज ऑब्जर्व्ड। तो सूट देखो सीपीसी में तो कहीं नहीं है, तो प्रीवी काउंसिल ने कहा कि द वर्ड सूट ऑर्डिनरीली मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। उसने कह दिया कि प्लेंट के प्रेजेंटेशन से होता है, और सेक्शन 26 भी तो यही कह रहा है हमारा। ठीक है, तो सूट की एक डेफिनेशन आपको मिली, लेकिन अभी हम कुछ एग्जांपल देंगे, कुछ एग्जम्पशंस भी तो हैं इसकी। अब हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप जाते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में पेटिशन फाइल होती है, डाइवोर्स पेटिशन डाल दिया,
सो दैट पेटिशन आल्सो कवर्ड अंडर दिस, किसमें आते हैं उसको भी सूट की डेफिनेशन में कहते हैं। जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स होंगी उन्हें भी क्या कहा जाता है, सूट कहा जाता है, जबकि वो पेटिशन पे इंस्टीट्यूट होती है ना। बिल्कुल, इसको एक बड़ा अच्छा केस था आपके एमपी में, जबलपुर बेंच का केस है, नंद किशोर वर्सेस प्रभाती बाई 1967। नंद किशोर वर्सेस प्रभाती बाई, ठीक है, 1967 एमपी में, एमपी हाई कोर्ट जबलपुर बेंच का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई। अब सबसे पहले अब सूट में आते हैं, तो सूट बनेगा कैसे, हाउ सूट विल बी मेड। इट मीन्स वी नीड सम एसेंशियल्स, सो राइट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ द सूट, एसेंशियल ऑफ सूट, ये आपका हेडिंग रहेगा। देखो टोटल 4 एसेंशियल्स होते हैं किसी भी सूट के लिए। भाई सूट कब फाइल होगा, सबसे पहले अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि किसी का भी राइट इन्फ्रिंज होगा, किसी एक बंदे का राइट इन्फ्रिंज हुआ है, किसी ने अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं की है, वो कोर्ट में आते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द पर्सन हु इज आस्किंग रिलीफ। भाई कोर्ट से कुछ क्या करना पड़ेगा, रिलीफ करना पड़ेगा। अब राइट किसी का इन्फ्रिंज हुआ है, भाई किसी की लाइबिलिटी है, तो ये किसी कौन है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस किसी, किसी मीन्स पर्सन। भाई 2 इंडिविजुअल होंगे तभी तो होगा। सो सबसे पहला एसेंशियल जो रहेगा वो रहेंगी पार्टीज टू सूट। भाई मुकदमा करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, लड़ाई हो, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक तो कंपलसरी चाहिए। सेकंड यहाँ पे आता है आपका COA। मैंने पिछली क्लास में भी इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि ऐसी सर्कमस्टांसेस जो किसी सूट को पैदा करती हैं। इट मीन्स द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द 2 पार्टीज। सो कॉज ऑफ एक्शन, हर एक सूट में कॉज ऑफ एक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन देखो, इट इज जस्ट लाइक ए सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस विच लीड अस टू ब्रिंग अ सूट, where because of those circumstances the right of some person is infringed and liability of some other person has not been fulfilled, that is known as cause of action. अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी, इन दोनों के बीच में, ठीक है, अभी पार्टी हो गई है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है। कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ ये किसी चीज को लेकर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। चीज मतलब यार कह सकते हो कि समथिंग बिटवीन देम, डिस्प्यूट होगा। भाई आप कह रहे हो कि मेरा राइट बनता है इस घर के ऊपर, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, पोजेशन, ऑनरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है। आप पोजेशन लेना चाहते हो, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहते हो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या आपका सब्जेक्ट मैटर है। सेक्शन 16 याद आ रहा होगा ना सभी को, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। और जो लास्ट होता है, टोटल 4 मैंने आपको बताया, वो होता है रिलीफ। भाई रिलीफ तो डिमांड करना पड़ेगा, जैसे हमने CRPC में किया था कि भाई, और IPC में कि ऑफेंस के क्या क्या होते हैं, उसके भी 4 होते हैं, इसके भी 4 एसेंशियल्स होते हैं। अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई अपोजिट पार्टीज जो है हमारी, वो रहेंगी तभी सूट होगा। सो किसी भी सूट में एटलीस्ट एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 प्लेंटिफ एंड 1 डिफेंडेंट, या देयर मे बी मोर देन 1 प्लेंटिफ एंड मोर देन 1 डिफेंडेंट। जहाँ पे भाई बहुत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा लोग इफेक्टेड हैं, वहाँ वो हो सकते हैं, बट मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन ऐसी सर्कमस्टांसेस जो डिस्प्यूट अराइज करते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, आपका जो राइट बनता है, ठीक है, जो या तो राइट आपका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, या जो प्रॉपर्टी आप क्लेम कर रहे हो मूवेबल है, इमूवेबल है, वो आपकी सब्जेक्ट मैटर हो सकती है। एंड द रिलीफ क्लेम्ड व्हाट यू वांट फ्रॉम द कोर्ट, ये आपको स्पेसिफिकली देना। जब हम पढ़ेंगे ना ऑर्डर 7 में प्लेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पढ़ेंगे रिलीफ को किस तरह से उसमें लिखा जाता है, ठीक है। और ये भी है कि भाई अगर राइट मेरा दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, तो भैया मुझे क्या दे दिया जाए, मुझे उसका कंपनसेशन दे दिया जाए, ठीक है। तो एसेंशियल्स ऑफ सूट क्लियर हुआ। अब इसको आगे हम सूट पढ़ें कि हाउ टू इंस्टीट्यूट अ सूट। अब मुकदमा फाइल करना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो इससे पहले वी मस्ट नो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिविल जुडिशियल सिस्टम। हालांकि इस पर हम बहुत ब्रॉड में चर्चा कर चुके हैं, बट स्टिल हम इस पर एक ब्रीफ जरूर डिस्कशन करेंगे।
सबसे पहली जो चीज़ होती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप अपना प्लेट तैयार करेंगे। आपको सूट तैयार होना चाहिए। सूट तैयार होने के लिए जो सूट के 4 एलिमेंट हैं वो पूरे होने चाहिए। ये चारों एलिमेंट जब कंप्लीट हो गए, आपके पास पार्टीज भी हैं, आपके पास कॉज ऑफ एक्शन भी है, आपके पास सब्जेक्ट मैटर भी है, और आपने उसमें एक रिलीफ भी मांग लिया है। रिलीफ भी आपके पास है मांगने के लिए। जब ये चारों एलिमेंट आपके पास हो जाते हैं तो फिर हम आते हैं सबसे फर्स्ट स्टेज के ऊपर। सबसे पहली स्टेज जो रहेगी वो रहेगी इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। भैया सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे? सेक्शन 26 हमको बताएगा, ऑर्डर 4 हमें बताएगा। सेक्शन 4 क्या है? सब्सटेंटिव पार्ट है, उसका प्रोसीजरल ऑर्डर 4 है। अब जो सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है तो दूसरी चीज आती है, वो आती है सम्मन्स। अब सम्मन्स किसको जाते हैं? डिफेंडेंट को जाएंगे भाई, जिसके खिलाफ केस करो उसी को जाएंगे ना। अब ये हम कहाँ पढ़ेंगे? रीड विद ऑर्डर 5। अब जब ये चले जाते हैं तो भैया फिर बंदा क्या करेगा? अपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा डिफेंडेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन में चाहिए? 30 डेज 60 डेज का क्या यहाँ पे वैल्यू है? तो WS रिटर्न स्टेटमेंट, ये हम ऑर्डर 8 में पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेज जो आएगी वो आएगी आपके डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एडमिशन, ठीक है। ये ऑर्डर आपका 9 से लेकर के और आप 13 तक हम जा सकते हैं। फिफ्थ आती है अब कि भाई ठीक है, अभी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इशू फ्रेम करेंगे। फ्रेमिंग ऑफ इशूज, इशू फ्रेम कर दिए जाएंगे। इशू फ्रेम करने के बाद अगर कोई विटनेस बनता है तो विटनेस को बुलाएंगे। ये कंपलसरी नहीं है, अगर चाहे तो फर्स्ट उस पर विदाउट उसको भी हम क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं। 7th स्टेज आती है आपका एविडेंसेस। एविडेंस ले जाएंगे, दोनों का एप्रिसिएशन एविडेंस होगा, पहले प्लेंटिफ का फिर डिफेंडेंट का, और उसके बाद आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस आप क्या दे दोगे? जजमेंट दे दोगे। एंड देन जजमेंट विल फॉलो द डिक्री, और इस डिक्री को फिर क्या करा दोगे आप? 10वीं स्टेज में एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है, एग्जीक्यूशन। सो दीज आर द टोटल 10 स्टेजेस ऑफ अ सूट, और इसी में हम सबसे पहली स्टेज को आज पढ़ने वाले हैं, हाउ वी विल इंस्टीट्यूट द सूट। लेकिन भाई अब मुकदमा दायर करने जा रहे तो पता होना चाहिए ना कि पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा। पूरा प्रोसीजर पता हुआ तभी जाके आपको चलेंगे उसमें। चलिए अब हम चलते अपने सेक्शन 26 के ऊपर, बेर एक्ट में। अब इसको क्लियर करेंगे। यहां तक किसी को कोई किसी तरह का इशू? आई होप यू अंडरस्टूड द एसेंशियल ऑफ अ सूट, यू हैव अंडरस्टूड द स्टेजेस इन ए जुडिशियल सिस्टम, सिविल जुडिशियल सिस्टम आई शुड से। ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन 26 को एक बार तो हम पढ़ चुके हैं। अभी कह रहे हैं कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अब प्लेंट देना पड़ेगा। प्लेंट क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड प्लेंट? इसको हम ऑर्डर 7 में पढ़ेंगे। प्लेंट मीन्स इट इज अ रिटन फॉर्मेट विच इज सबमिटेड बाय द प्लेंटिफ इन अ कोर्ट, ठीक है, कि वो अपनी स्टोरी बताएगा कोर्ट को कि मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, सामने वाली क्या लाइबिलिटी बनती है, मेरे साथ क्या हुआ है और मुझे क्या रिलीफ चाहिए, ठीक है। प्लेंट के क्या क्या एसेंशियल होते हैं ये भी हम बात करेंगे, लेकिन ऑर्डर 7 में करेंगे, ठीक है भाई। क्या सिर्फ प्लेंट से दे सकते हैं? नहीं, और दिया गया है किसी अदर मैनर में, जैसा कि मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट का एग्जांपल दिया, वहाँ पेटिशन से भी होता है कि नहीं। अब आती है बात एफिडेविट वाली। ये एफिडेविट वाली बात क्या स्टार्टिंग से सीपीसी में थी? नहीं, जो आपकी 1999 की और 2000 की अमेंडमेंट्स हुई है, कोई बता सकता है कि अमेंडमेंट किसके उस पे हुई है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई है? जस्टिस मालीमथ कमेटी, वेरी गुड। हाँ, ये पता होना चाहिए, हमने तो बहुत डिस्कस किया था। सो बिफोर 1999 अमेंडमेंट दिस सेक्शन 26 डजंट हैव एनी नंबर। ये था ही नहीं, इट वाज नॉट देयर। 1999 से पहले ये बिल्कुल आपका ऐसे ही था, ठीक है, सिंपल है। फिर इसमें क्या किया गया भाई, 1999 की अमेंडमेंट्स आई। तो कोई बताएगा आप में से कि 1999 की अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव हुई थी? मैंने इसीलिए कहा था प्रीवियस क्लासेस को बहुत ध्यान से देखना है। इसका मतलब जो आंसर नहीं दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, दे हैव नॉट मेड द नोट्स प्रॉपरली, दे हैव नॉट गॉन थ्रू द क्लासेस। देखो बहुत सिंपल सी मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। किसी भी एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, टीचर सभी को कलेक्टिवली एक फॉर्मूला बताते हैं। मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 5 स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं
और इन्हीं 5 स्टूडेंट्स का बाद में सिलेक्शन होता है एंड दे विल बिकम द जजेस। यू जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस। नहीं देखो ऐसा है, एसपी ऐसे नहीं होता है, भूल जाने से नहीं है। यहाँ भूल गए तो कोई बात नहीं, इसीलिए कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके लिए जो कमेंट करते ही नहीं है, जो आंसर देते ही नहीं है, चैट बॉक्स में जो कुछ लिखते ही नहीं है। सी एनी सिली आंसर प्लीज गिव इट सो दैट यू कैन करेक्ट योर सेल्फ हियर इटसेल्फ। यहाँ गलत आंसर दे दोगे चलेगा, लेकिन यही आंसर आपने एग्जाम में गलत दे दिया तो फिर नहीं चल पाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, सो बिफोर 1999, अच्छा वो बता देते हैं कब से इंसर्ट हुई थी 1999 के अमेंडमेंट, दोनों अमेंडमेंट 2002 वाली भी और ये भी 1 जुलाई 2002 से इफेक्टिव हुई थी। सो 1 जुलाई 2002 से पहले इसका ये ऐसा नहीं था, ऑल्दो इट इज इंसर्टेड बाय दी 99 अमेंडमेंट। 1999 की जो अमेंडमेंट हुई उनका सबसे बड़ा पर्पज था टू मेक दी जुडिशियल प्रोसेस फास्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्लो प्रोसेस ऑफ द कोर्ट्स, भाई लोगों को डिले इन जस्टिस इज एज गुड एज डिनाई इन जस्टिस, ये पॉलिसी थी वहां पे। तो जस्टिस मालीमठ ने इस टाइप के रूल्स लेकर आया। तो 99 की अमेंडमेंट में क्या इंसर्ट किया गया कि इसको सीरियल नंबर कर दिया गया, एक सब सेक्शन 2 डाला गया और एक, ठीक है। अब ये सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 आपका कहता है कि भाई एफिडेविट लेकर आओ। पहले एफिडेविट की बात नहीं थी यहाँ पे। अब एफिडेविट की बात लाने से क्या हो गया? वाई इट इज सो कि भाई एफिडेविट लेकर आ गए तो उससे जुडिशियल प्रोसेस फास्ट हो गई। एफिडेविट क्या होता है? इट इज ए प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स इन द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ जज और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट। आप उसके सामने ओथ पे ले दो। डिपोनेंट ओथ पे लिखता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ सब, ठीक है। नीचे डिपोनेंट साइन करता है। सो कोर्ट में करेक्ट स्टेटमेंट देगा तो बंदा वहां पे फॉल्स एलिगेशंस प्लेंट में नहीं लगाएगा, ठीक है। और इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जिन प्रोसेस को पहले हम प्लेंट में बहुत कुछ लोग डाल देते थे उसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन इस अमेंडमेंट को इतना याद रखना कि इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ, इट वॉज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं थी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जी नहीं, ये बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं थी। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है, एक प्लेंट बनाना है। प्लेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट में देना पड़ेगा। एडवोकेट आपका प्लेंट बनाएगा। प्लेंट में आप प्रॉब्लम लिखोगे, इश्यूज लिखोगे क्या क्या है, यानी आपकी प्रेयर होगी फिर मुझे क्या रिलीफ चाहिए, इन कंटेंट्स की हम बात करेंगे। लेकिन ऑर्डर 4 को भी इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। सो अभी ऑर्डर 4 पे चलते हैं, ठीक है। तब तक ऑर्डर 4 काफ़ी नीचे होगा हमारा, वहाँ चले जाते हैं, हम 26 पे दोबारा नहीं आएंगे। जस्ट अभी पहुँच जाते हैं बेर एक्ट पे। दिस इज अपील में आए हैं अभी तो हम। अच्छा, कितने लोगों ने इसकी जो स्ट्रक्चर है वो याद कर ली है? यार तुम नाम ना डुबो देना, देखो मेहनत करो यार, ये अभी टाइम है, ठीक है। आप पता है सही में मेरा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों की क्लास मिस ना हो। चलिए बैक टू टॉपिक। ऑर्डर 4 इश्यूएशन ऑफ द सूट। यहाँ पे 2 रूल दिए गए हैं। सबसे पहला था एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग प्लेंट इन डुप्लीकेट। अब देखो सेक्शन 26 में अगर आप जाओगे, अपना सेक्शन 26 हमारा टाइम बचेगा, हाँ, तो यहाँ दिया गया कि सिर्फ प्लेंट देना है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि वो प्लेंट कैसा होगा? डुप्लीकेट में होगा, ठीक है। और किसको देना है? या तो कोर्ट को देना है या फिर ऐसे अधिकारी को जो इसके बिहाफ पे अपॉइंट हो, जैसे रजिस्ट्रार वगैरह हो गया कोर्ट में। अब सब रूल 2 क्या कहता है कि एवरी प्लेंट सेल कंप्लाई विद द रूल कंटेन इन ऑर्डर 6 एंड 7। ऑर्डर 6 आपका प्लीडिंग की बात करता है। व्हाट इज प्लीडिंग? प्लीडिंग इंक्लूड्स बोथ योर प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। भैया जिस पर्चे पे लिख के अपनी कहानी प्लेंटिव देता है उसे प्लेंट कहते हैं, और उसके जवाब में जो फाइल किया जाता है उसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं।
और इन दोनों को कंबाइंड रूल ऑर्डर 6 में है। ऑर्डर 7 प्लेंट की बात करता है, ऑर्डर 8 आपका रिटर्न स्टेटमेंट की बात करता है, यानी कि ये इस पे लागू होंगे। प्लेंट shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirements specified in sub rule 1 and 2। भैया जब तक ऑर्डर 6 और 7 से कंप्लाई नहीं करोगी, जब तक डुप्लीकेट में नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब सब रूल 2 क्या कहता है यहाँ पे, इसी में सब रूल 2 कहता है कि द कोर्ट शैल कॉज पर्टिकुलर्स इन एवरी सूट। होता क्या है कि हर साल एक रजिस्टर रहता है जिसे कहा जाता है सिविल सूट रजिस्टर। क्या कहते हैं? सिविल सूट रजिस्टर। और इसी सूट में ऐसे नंबर दिया जाता है 01 ऑफ 2023। अगर ये पहला मुकदमा है तो जिस साल में जितने मुकदमे आएंगे इस तरह से उसका नंबर मिलता है, सिविल सूट नंबर, ठीक है। अब सिविल सूट का एक नंबर रहेगा उस रजिस्टर में। जब ये नंबर आपके सूट को मिल जाएगा, सपोज अगर आपको 55/2023 ये आपका सिविल सूट नंबर है, तो जब ये हो जाएगा, जब ये दोनों सब रूल्स को फॉलो करेगा, रूल 1 एंड रूल 2 को, देन योर सूट विल बी ट्रीटेड एज इंस्टीट्यूटेड कंप्लीटली, ठीक है, तब उसको हम इंस्टीट्यूटेड मानेंगे, ठीक है। यानी कि रजिस्टर ऑफ सूट कहाँ दिया गया है? ऑर्डर 4 रूल 2 के अंदर। तो अभी एक बार इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। दोनों चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं फिर भी। सेक्शन 26 क्या कहता है और ऑर्डर 4 क्या कहता है। 26 कहता है कि भैया सूट इंस्टीट्यूट करना है तो किससे होगा? प्लेंट से होगा या फिर किसी भी दूसरे ऐसे प्रोविजन से जो किसी लॉ में दिया गया है, ठीक है। फिर कहता है सब सेक्शन 2 के अंदर कि भैया इसके साथ एक एफिडेविट भी लगा दो, ठीक है, एफिडेविट लगा होना चाहिए, ठीक है जी, एफिडेविट भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है कि नहीं? बिल्कुल। अब ऑर्डर 4 क्या कहता है कि भैया देखो ठीक है, प्लेंट जो आप दोगे सेक्शन 26 के हिसाब से ये डुप्लीकेट में देना, 2 कॉपी में देना पड़ेगा। एफिडेविट लगाना ये बात कहाँ है? सेक्शन 26 के अंदर। भैया डुप्लीकेट में ये बात कहाँ है? ऑर्डर 4 के अंदर। फिर कहता है कि अगर भैया ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 इन दोनों से क्या करता हो? दोनों को फॉलो करता हो। प्लीडिंग के क्या क्या रूल दिए गए हैं वो फॉलो करता हो। ऑर्डर 7 में प्लेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, आपको इशू बताने हैं, रिलीफ कंप्लीटली बताना है ताकि फुल्ली डिस्पोज ऑफ हो उसके सूट। और फिर ये लास्ट में कहता है कि और तो सारी बात ठीक है जी, एक रजिस्टर ऑफ सूट रखा हमने, उसमें आपके सूट को एक नंबर मिल जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में अगर कोर्ट ऐसे ले लेगा, जो भी कोर्ट का ऑफिसर होगा जो इस पे अपॉइंट है, इस भी यहाँ पे रजिस्ट्रार वगैरह है, वो इस रजिस्टर में एंट्री करने से पहले आपको प्लेंट को प्रॉपरली चेक करेगा। कोर्ट फीस आपने लगाई है कि नहीं लगाई है, आपने एफिडेविट लगाया कि नहीं लगाया, डुप्लीकेट में है कि नहीं है, देन ओनली आपको वो एक सूट नंबर देगा, उस रजिस्टर में आपकी एंट्री करेगा। सो किसी को भी किसी तरह का डाउट, कोई किसी तरह का डाउट इश्यूज ऑफ सूट में, ठीक, मैं थोड़ा सा प्लेंट का आपको बता देता हूं कि आपके माइंड में दिक्कत ना रहे। पहले तो प्लीडिंग का ही बता देता हूं। प्लीडिंग इंक्लूड्स बोथ योर प्लेंट एंड योर रिटर्न स्टेटमेंट। ये चीज कहता है ऑर्डर 6 और रूल 1। कहाँ लिखी है? ऑर्डर 6 रूल 1 में। अब सबसे पहले आता है कि भाई प्लेंट के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा। भैया प्लेंट में आप लिखोगे ना अपने पर्टिकुलर्स। ऑर्डर 7 का रूल 1 यही तो बताता है कि आपके पर्टिकुलर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई एडिशनल पर्टिकुलर्स क्या क्या होने चाहिए, यानी पूरे पर्टिकुलर ऑफ सूट की बात करेगा रूल 1 से लेकर के रूल 9 तक, ठीक है। फिर जब ये कंप्लाई कर, जो पहली स्टेज है ये, इसको मैं एक स्टेज की तरह बता रहा हूं आपको। सबसे पहले जो आपको प्लेंट बनाना है, सबसे फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी कि भैया ठीक है प्लेंट बना लो, प्लेंट के अंदर पर्टिकुलर डाल दो रूल 1 से लेकर रूल 9 तक। फिर क्या करो, सेकंड स्टेज में आप भाई उसके अंदर क्या करना है, प्रेजेंट करना है कोर्ट में ऑर्डर 4 रूल 1 को फॉलो करो, रीड विद सेक्शन आपका 26। देन फिर क्या होगा, आपको एक सूट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी। और अगर आपका सूट सही नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको वापस कर सकता है ऑर्डर 7 रूल 10 के अकॉर्डिंग, है ना। अब भाई प्लेंट गलत दे दिया, उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो ऑर्डर 43 में। तो इस तरह की सारी चीजें हैं।
ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है इंटरव्यू में कि भैया जो 1999 की अमेंडमेंट थी उसका क्या इफेक्ट पड़ा, 2002 की जो अमेंडमेंट थी। सो सेक्शन 26 में जो भी अमेंडमेंट की गई वो की गई थी जो प्रोसीजरल डिले होते हैं ना किसी भी सिविल सूट को डिस्पोज ऑफ करने में, उनको दूर करने के लिए। क्लियर? तो यहां तक किसी को कोई किसी तरह का डाउट है तो बताएं। एनी टाइप ऑफ डाउट टिल हियर? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम जाएंगे सबसे पहले ऑर्डर 1 के ऊपर। ऑर्डर 1 में क्या है भाई? सबसे पहले तो क्या चाहिए हमें? पार्टीज टू सूट चाहिए, इसीलिए ऑर्डर 1 है। फिर हम अपना मुकदमा तैयार करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ सूट, ठीक है, ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 3 में हम क्या करने वाले हैं? एजेंट्स को और प्लीडर्स उसको डील करेंगे ऑर्डर 3 में। भाई वकीलों के लिए तो चाहिए ना कि कौन कौन होगा, वकालतनामा आप कहाँ से दोगे, ठीक है। अपेंडिक्स H के अंदर मैंने आपको बताया था फॉर्म नंबर, आई उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। और उसके बाद आपका मुकदमा इंस्टीट्यूट हो जाता है ऑर्डर 4 में, और फिर हम सम्मन्स दे देंगे ऑर्डर 5 में। इतने प्रोसीजर को हमें पहले समझना है, उसके बाद CPC में आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर 4 आज हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टीज टू सूट और आपका जो है फ्रेमिंग ऑफ सूट दोनों चीज़ों को समझेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही, छोटी क्लास रहेगी, लेकिन मैं टॉपिक को कवर करना चाह रहा था ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। कल की क्लास में हम डिटेल्ड में पार्टीज टू सूट एंड फ्रेमिंग ऑफ सूट को डील करेंगे। सो प्लीज़ टेक केयर एंड वर्क हार्ड, ठीक है। रिवीजन करना है आपको सबको। आपका एक किसी भी दिन एक सरप्राइज पोल टेस्ट करने वाले हैं हम, फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 26, ठीक है। इसी में से आपके MCQ रहेंगे थ्रू पोल, और वहीं पे आपका एक पूरा जनरेट की जाएगी रिपोर्ट कि कौन कितना क्विक आंसर्स करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ।